किया है कि तीसरी शादी जो मैंने की तो वालिद ने कहा, अब बिगड़ गए बैरिस्टर साहब फैमिली प्लानिंग पे शेर, पहला मिसरा ही तीसरी शादी से शुरू हो रहा है। उनका साहब सुनिए तो, आप सुन तो लीजिए। तो बहरहाल फिर उन्होंने सुनाया कि तीसरी शादी जो मैंने की तो वालिद ने कहा, खुश हूं मैं, अच्छा है शौके शौहरी ठंडा न हो। हंस के फिर बोले, तरक्की याफ्ता इस दौर में मुर्गियां कितनी भी पालो, हां मगर अंडा न हो। ये जो थोड़े से कहकहे यहां पर बिखरे हैं, मैं चाहता हूं इनको बहुत बुलंद किया जाए और इस सभागार को कहकहाजार बना दिया जाए। और उसके लिए मैं जनाब हमारे पास में बैठे हुए घायल गाजीपुरी साहब के इस वक्त की हालत के बिल्कुल साथी पीके धुत साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपनी रचनाओं से इस सभागार को कहकहाजार बना दे। एक बार पुरजोर तालियों के बीच इस्तकबाल करें हास्य के इस अलबेले कवि का। मैं छोटा सा कलमकार हूँ, छोटी सी कलम हूँ, हिंदी का एक छोटा सा कवि हूँ। अगर आप लोगों की मोहब्बतें मिल जाएगी तो मैं बहुत सारा प्यार लेके जाने वाला हूँ, ये मुझे मालूम है। एक बार तालियां बजाइए, मैं कविता शुरू करता हूँ। एक के पास लोटा, सच बता रहे हैं, हिंदुस्तान में आजकल कवि सम्मेलन और मुशायरे इसलिए कराए जाते हैं कि कौमी एकता होगी, कौमी एकता होगी, लोगों में एकता आएगी। लेकिन मेरे देश की सियासत कभी नहीं चाहती एकता आए, सच बता रहा हूं। और ये ऐसा नहीं कि इस दौर की नहीं चाहती, सच्चाई है किसी दौर की सियासत ने ये नहीं चाहा कि हम एक हों, क्योंकि हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई बना दिया। अगर मेरे देश की सियासत ने चाहा होता कि हम सच्चे मायने में एक हो गए होते तो हमें भाई की जगह दोस्त बना दिया होता, क्योंकि भाइयों में तो बंटवारा होता है लेकिन दोस्तों में कभी बंटवारा नहीं। आइए एक छोटी सी कविता रखता हूं, वहां से माहौल बनाने की कोशिश करता हूं, अगर अच्छा लगेगा तो उसके बाद आगे एक कविता और पढ़ूंगा कि मेरे शहर के मेन चौराहे के पास। और मैं बताऊं, मैं भी एकता की बात नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है जब देश में एकता नहीं होनी है तो एकता की बात करने से कोई फायदा नहीं है। हमारे लोगों का खाना अलग, पीना अलग, पहनना लिबास अलग, और सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारे दिमाग में जहन में गंदगी भर चुकी है, वो कभी हम लोगों को एक होने ही नहीं देगी। अगर ईमानदारी की बात बताऊं, हम लोग एक होना चाहते हैं तो हमें अपने आपस में जातियों और धर्म से अलग हटके सिर्फ भाई और दोस्त के नाते अगर मिलेंगे तब एक हो पाएंगे। जातियों के और सरनेम से मिलेंगे तो कभी नहीं एक हो पाएंगे। कि मेरे शहर के मेन चौराहे के पास, मेरे शहर के मेन चौराहे के पास मैं चलते चलते रुक गया अनायास। नजर घुमाई तो देखा फुटपाथ पर एक पागल सा आदमी खड़ा था जो लगभग मुझसे 10 वर्ष बड़ा था। ये मेरी एक वो नज्म है जिसमें मैंने मफहूम रखा है, एक पागल आपके शहर कस्बे में भी पागल होगा कोई ना कोई, और उस पागल को छेड़ने वाले लोग जो हमारे और आपके बीच में से ही होते हैं, उस पागल और अक्लमंद लोगों के बीच से मैं कविता निकाल कर लाया हूं कि मेरे शहर के मेन चौराहे के पास मैं चलते चलते रुक गया अनायास। नजर घुमाई तो देखा फुटपाथ पर एक पागल सा आदमी खड़ा था जो लगभग मुझसे 10 वर्ष बड़ा था। कपड़े फटे पुराने और बाल भी बड़े थे, कुछ लोग उससे घेरे हुए खड़े थे। तभी एक सज्जन बोले, लगता है ये आवारा है। दूसरे बोले, नहीं नहीं ये इश्क का मारा है। तभी तीसरे ने झट से बीड़ी जलाई और उस पागल की तरफ बढ़ाई। हाथ जोड़कर पागल से बोला, हे महाराज, मैं तो आपको अच्छी तरह से जानता हूं, आपकी ताकत को पहचानता हूं, मुझ पर कृपा करो और कष्ट मिटा दो। एक आध सट्टे का नंबर ही बता दो कि मुझ पर कृपा करो और कष्ट मिटा दो, एक आध सट्टे का नंबर ही बता दो। तभी साहब चौथे ने उस पागल से पूछ लिया, तू हिंदू है या मुसलमान है? तभी साहब चौथे ने उस पागल से पूछ लिया, तू हिंदू है या मुसलमान है? इतना सुनते ही पागल का गुस्सा 7वें आसमान पर। उसने एक तमाचा जड़ दिया सज्जन के कान पर और झूमते हुए अपने अंदाज में बोला, बड़ी अजीब बात पूछता है, बड़ी अजीब बात पूछता है, बड़ी अजीब बात पूछता है, बड़ी अजीब बात पूछता है। एक पागल से उसकी जात पूछता है।
बड़ी अजीब बात पूछता है, बड़ी अजीब बात पूछता है, बड़ी अजीब बात पूछता है। एक पागल से उसकी जात पूछता है, उसका धर्म पूछता है, धर्म का मर्म पूछता है। अरे तू सवाल बड़ा ही गर्व पूछता है। हम पागलों की कोई जात कोई धर्म नहीं होता, हम पागलों के यहाँ कभी अधर्म नहीं होता, हम पागल किसी अबला के साथ बलात्कार नहीं करते, हम कभी मजलूमों पर अत्याचार नहीं करते, हमने कभी मस्जिद और मंदिर नहीं तोड़े, हमने जाकर किसी शहर में बम नहीं फोड़े, हम कभी आवाम में आग नहीं लगाते हैं, हम कभी आदमी को आदमी से नहीं लड़ाते हैं। हमें क्या पता हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, लेकिन आपसे अच्छे इंसान हैं। है क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या कहने सर, जिंदाबाद। इसके आगे पढ़नी है नहीं पढ़नी है? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। तो एक बार जोरदार तालियां बजा के मामले लगना चाहिए, जोरदार तालियां बजाकर इस्तकबाल करें। सच बताऊं, एकता की कितनी भी बात कर लो लेकिन एकता हो नहीं सकती, नहीं हो ही नहीं सकती भाई साहब, सच बता रहा हूं। पीछे बैठे तायर भाई मेरे से बोले पीके ये कविता भी तेरे बस की बात नहीं। मैंने कहा फिर भाई साहब? बोले तू रामपुर आ, तेरी नौकरी लगवा दूं। मैं भाई साहब के भरोसे रामपुर पहुंच गया, मेरी नौकरी लगवा दी मुर्गी फार्म में। मैंने गुस्से में सारी कविताएं मुर्गियों को सुना दी। दूसरे दिन मुर्गियों ने अंडे ही नहीं दिए। मुर्गी फार्म का मालिक भाई साहब से बोला कैसे आदमी को नौकरी पर रखवा दिया, मुर्गियां अंडे नहीं दे रही। मैंने सारी मुर्गियों को इकट्ठे किया और इकट्ठे करने के बाद कहा कि तुमने कल अंडे नहीं दिए थे, कोई बात नहीं, लेकिन अब आने वाले कल में 2-2 देना। सारी मुर्गियों ने सुन के 2-2 अंडे दिए, एक ने एक ही दिया। मैंने उससे पूछ लिया आपने एक ही? बोले अरे आपकी वजह से तो दे भी दिया, वरना हम तो मुर्गा हैं। वाह क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, क्या कहने, क्या कहने। सच बता रहे कसम से, मैं सच में बहुत बढ़िया कवि हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस क्या है कि मैंने 30-30 हजार 40-40 हजार लोगों के बीच में कविता पढ़ी है। यहाँ सारे लोग बैठे हैं, बहुत भीड़ में पढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस कभी कमजोर नहीं होने देता। एक कवि सम्मेलन में तो साहब लास्ट में जब तक नंबर आया तो केवल 2 ही लोग, एक मैं और एक सामने। मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई साहब कमाल है, आप मुझे सुनने के लिए अभी तक बैठे हो? बोले नहीं जल्दी पढ़ो, माइक ले जाना है। सच बता, ईमानदारी से बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा माहौल है। मैं चाहता हूं, समय भी कम है, लंबा खींचने के लिए मैं 1 घंटे आधा घंटे पढ़ सकता हूं, लेकिन अपनी जिंदगी की जो कीमती कविताएं हैं उन कविताओं में से एक कविता और पढ़ता हूं। मैं देश में वो स्थिति गा रहा हूं, सच बताऊं 23 से 25 साल हो गई मुझे कविता पढ़ते हुए, और इस कविता पढ़ते हुए मैं हर देश की हर सरकार से ही कहना चाहता हूं कि आप लोगों की नजर किसी पर भी है, लेकिन देश के हालात पे हमेशा बनी रहनी चाहिए। और इस देश के हालात में एक वर्ग ऐसा है जो बहुत निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के बीच का वर्ग है, मध्यम वर्गीय परिवार रहते हैं जहां आप रहते हैं, मैं रहता हूं। मैं वहां से कविता लेकर आया हूं, कविता आपके सामने रखता हूं। थोड़ी सी खामोशी बनाकर अगर आप लोगों ने सुन ली तो मैं जिंदगी भर ये दावा कर रहा हूं कि आपके दिलों में रहूंगा। एक छोटी सी भूमिका निभाता हूं, एक छोटी सी भूमिका बनाता हूं साहब। एक परिवार लेता हूं इस हिंदुस्तान के 2/3 जनसंख्या का, और इसमें देश की सियासत को बताना चाहता हूं कि हम लोग किन परिस्थितियों में रहते हैं। एक शर्मा जी का परिवार, उनकी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है और एक पत्नी है। जवान बेटियां, एक बेटा और पत्नी। ये मेरे और आपके घर का माहौल है, इसमें शर्मा जी का कोई लेना देना नहीं। इसमें मिश्रा जी भी रख सकता था, खान साहब भी रख सकता था, गुप्ता जी भी रख सकता था। ये हिंदुस्तान का एक परिवार बनाया है, एक कैरेक्टर लिया है मैंने। जिंदाबाद। एक थे शर्मा जी और उनका छोटा सा परिवार, बीमार पत्नी, जवान बेटियां, लड़का बेरोजगार। एक छोटे से कस्बे के मेन बाजार में रहते थे। समय, समाज और सियासत का कहर मिलजुल के सहते थे। एक थे शर्मा जी और उनका छोटा सा परिवार, बीमार पत्नी, जवान बेटियां, लड़का बेरोजगार। एक छोटे से कस्बे के मेन बाजार में रहते थे। समय, समाज और सियासत का कहर मिलजुल के सहते थे। ये समय की मार थी कि शर्मा जी की पत्नी बीमार थी। शर्मा जी डाकखाने में थे बड़े बाबू, शर्मा जी के कष्ट भी थे बड़े ही बेकाबू। एक 30 वर्षीय नौजवान बेटा, उनके बुढ़ापे की लाठी, सुंदर है में पास, मजबूत कद काठी, मगर शर्मा जी के लिए बेरोजगार था, क्योंकि साहब बेरोजगार था, लाचार बेचारा,
आरक्षण की व्यवस्था का मारा, अपने ही घर में रहकर शर्माता था, जवान बहनों से नजरें चुराता था, माँ की ममता से लज्जित, शर्म के आभूषणों से सज्जित, बूढ़े बाप के मन की पीड़ा को पहचाने और ऊपर से समाज के लोगों के ताने। बेशर्म, धरती पे बोझ, निठल्ला निकम्मा है, घर में 2 जवान बहने, बूढ़ा बाप, बीमार माँ है, फिर भी नहीं कमाता है, मुफ्त की रोटियां खाता है। अक्सर राह चलते समाज का कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा उस बेरोजगार की आबरू को लूट के ले जाता था और जिंदगी की किताब में हल करने के लिए सैकड़ों सवाल दे जाता था। अचानक वो एक दिन सारे घर को रुला गया, पैसे कमाने बड़े शहर चला गया। बेचारे शर्मा जी, एक तो पत्नी का रोग, दूसरा बेटे का वियोग, ऊपर से कोड़ में खाक, ये दहेज भी समाज, यानी मुसीबत पे मुसीबत भारी। घर में बैठी थी 2 बेटियां कुंवारी, जिनकी शादी की चिंता शर्मा जी से अधिक समाज को थी। हायरी विडंबना, बेटियां हैं शर्मा जी की और चिंता है समाज को। खैर साहब, समाज समाज है, कौन रोके समाज की इस आवाज को। खैर साहब, समाज समाज है, कौन रोके समाज की इस आवाज को। शर्मा जी की सबसे बड़ी मुसीबत है उनकी 2 जवान बेटियां, जिनकी शादी के लिए चाहिए नोटों भरी पेटियां। लेकिन शर्मा जी की जेब तो खाली है, लेकिन उन्होंने एक योजना बना ली है। कल सुबह साइकिल से जब वो डाकखाने को जाएंगे, सामने से आते हुए किसी वाहन से अपनी साइकिल टकराएंगे, खात्मा कर लेंगे जिंदगी के सफर का, खात्मा कर देंगे मुसीबतों का कहर का। मिट जाएगी बेटे की नौकरी की टेंशन, मिल जाएगी बीमार विधवा को पेंशन। फंड और बीमे का पैसा जो आएगा, बेटियों की शादी का दहेज बन जाएगा। क्या कहने, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बेटियों की शादी का जिंदाबाद सर, वाह वाह। आपकी साहब तालियां बहुत कमजोर हैं, लेकिन मुझे मालूम है मेरी कविता बहुत अच्छी है कि बेटियों की शादी का दहेज बन जाएगा, बेटियों की शादी का दहेज बन जाएगा, बेटियों की शादी का दहेज बन जाएगा। यानी 1000 समस्याओं का हल एक। शर्मा जी को तरीका लगा बहुत ही नेक। ठीक अगले दिन उन्होंने अपनी साइकिल निकाली, अंतिम बार प्यार भरी नजर अपने परिवार पर डाली और चले गए घर छोड़कर, सारे रिश्ते नाते तोड़कर। कुछ ही देर में शर्मा जी के घर समाज के कुछ लोग आए, साथ में खून से लथपथ शर्मा जी की लाश ले आए। ऐसा लगा जैसे पृथ्वी 2 हिस्सों में बट चुकी थी, अभागिन अब विधवा हो चुकी थी, अपनी मांग का सिंदूर खो चुकी थी। उसने रोते छटपटाते अपनी बेटियों को आवाज लगाई, लेकिन तभी साहब शर्मा जी के घर कुछ लोग आए, साथ में खून से लथपथ शर्मा जी की लाश ले आए, जिसे देखकर उसकी पत्नी की छाती फट गई। ऐसा लगा जैसे पृथ्वी 2 हिस्सों में बट गई। उसने अपनी बेटियों को आवाज लगाई, लेकिन साहब एक भी बेटी घर से बाहर निकल कर नहीं आई। आ गई थी एक और मुसीबत की घड़ी। किसी पड़ोसी की नजर अंदर वाले कमरे पर पड़ी तो कमरे की छत के कुंडे से बंधी हुई रस्सी पर दोनों बेटियां लटकी हुई थीं। आए हाय हाय हाय। और ठीक वैसे ही सामने वाली दीवार की घड़ी की धुरी में 2 सुइयां अटकी हुई थीं और घड़ी के नीचे दीवार पर उसने लिखा था कि अम्मा जी और बाबूजी, अम्मा जी और बाबूजी, मेरे प्यारे भैया जी, माफ हमें कर देना जी, 100 लेव बलैया जी, हम तो ब्याह रचैया जी, हमको मिल गए सैया जी, फिक्र न बिल्कुल करिया जी, दहेज न इनको चाहिया जी, यमलोक हमारो ससुरो जी, यमराज हमारे सैया जी, यमराज हमारे सैया जी, यमराज हमारे सैया जी। दोस्तों, मैं सच बताऊं, मैंने इस कविता के माध्यम से दुनिया के कई देशों में कविताएं पढ़ी और ईमानदारी से कहता हूं कि हर देश में कविता पढ़ने के बाद, हर देश में जितने देशों में गया हूं उन देशों में जाने के बाद ईमानदारी से कहता हूं कि मेरे हिंदुस्तान से अच्छा एक भी देश नहीं है। वाह। क्योंकि दुनिया के हर देश में सिर्फ लोग रहते हैं, मेरे हिंदुस्तान में लोग नहीं रहते हैं, परिवार रहते हैं। और ईमानदारी की बात तो यह है, वो भी ऐसे परिवार जो अपने परिवार की परिस्थितियों से जूझते हुए अपने परिवार के लिए खुद जूझ के खुद खत्म करना चाहते हैं, खुद टूट जाना चाहते हैं, खुद फना हो जाना चाहते हैं, लेकिन अपने परिवार की स्थितियों को ऊपर लाना चाहते हैं। मैं ऐसे हिंदुस्तान को सर झुकाकर प्रणाम करता हूं, ऐसे हिंदुस्तानियों को सर झुकाकर प्रणाम करता हूं, इस हिंदुस्तान के परिवार को सर झुकाकर प्रणाम करता हूं। एक बार तालियों से हौसला दो, मैं कविता अपनी समाप्त करता हूं। क्या कहने। तभी साहब तकदीर भी खेल रही थी अजीब खेल, तकदीर भी खेल रही थी अजीब खेल।
यमराज के हाथों में थी कोकी ट्रे। ठीक उसी समय शर्मा जी के घर आकर एक कार रुकी, उसमें से उतरे दो नौजवान, हट्टे कट्टे शरीर से मजबूत, और कार के अंदर से बाहर निकाल कर रख दिया एक ताबूत। फिर से हुए कार में सवार और छोड़ गए थे एक राज। फिर से हुए कार में सवार और हो गए फरार, छोड़ गए थे एक राज। ताबूत के अंदर बंद एक राज, ताबूत के अंदर बंदे राज, आखिर ताबूत में है कौन? और साहब जैसे ही ताबूत का ढक्कन हटाया गया, चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छा गया, क्योंकि ताबूत के अंदर जो शख्स लेटा था वो शर्मा जी का बेरोजगार बेटा था। और ताबूत में रखी हुई थी कुछ नोटों की गड्डी, साथ में रखी थी एक चिट्ठी जिसमें लिखा था उसने अपने दिल का हाल कि प्यारी अम्मा, प्यारे बापू, मैं ये दुनिया छोड़ रहा हूं, मौत से रिश्ता जोड़ रहा हूं, बहुत दुखी उत्पीड़ित हूं, नाकामी से पीड़ित हूं, सपने रोज संजोता हूं, सोच सोच कर रोता हूं कि बापू की बैसाखी हूं मैं और बहनों की राखी हूं मैं, माँ का राज दुलारा हूं, कुल गौरव हूं, तारा हूं, मुझको कर्ज चुकाना है, अपना फर्ज निभाना है, मगर मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, लाचार हूं, मैं एक बेरोजगार हूं, मैं एक बेरोजगार हूं, मैं एक बेरोजगार हूं, कैसे करूंगा अपने दायित्व का निर्वाह, कैसे होगा दोनों बहनों का विवाह, यही सोचकर मैंने ये सब काम किया है। खुद अपने ही अंगों को नीलाम किया है, खुद अपने ही प्राण पखेरु खींच लिए हैं, खुद अपने ही प्राण पखेरु खींच लिए हैं। पिताजी, मैंने अपनी दोनों आंखें और गुर्दे भी बेच दिए हैं। लेकिन पिताजी, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। दोस्तों, अगर पंक्तियां इन दो पंक्तियों के लिए मैंने पूरी कविता लिखी, अगर पंक्तियां अच्छी लगे तो तालियां हाथ उठाकर बजाकर मुझे आशीर्वाद देना। लेकिन पिताजी, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, बहुत सोचता हूं और मलाल करता हूं कि यदि आपने मुझे भी बचपन से चोर या डाकू बनाया होता तो आज मैं भी इस देश की सत्ता में छाया होता। हाय 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 हाय, क्या कहने दुख साहब, बाबा बाबा बाबा। तो आज मैं भी इस देश की सत्ता में छाया होता। फिर नहीं बेचता मैं अपनी आंखें, फिर नहीं बेचता मैं अपने गुर्दे, मेरी भी एक अलग पहचान होती, और बाबूजी आपकी भी आन मान शान होती, और मेरी दोनों प्यारी बहना, तुम्हें कसम है दुखी न रहना, अब हो जाएगा ब्याह तुम्हारा, सुंदर सा घर बार तुम्हारा, रखियों का त्योहार जो आए, राखी एक मंगा लेना, दहेज मिले सामान से बहना, राखी से गांठ लगा देना, हर पल ये एहसास रहेगा, भैया तेरे पास रहेगा, भैया तेरे पास। वाह।